सोचो एक ऐसी जमीन जिसे 3 बड़े रिलीजन्स अपना कहते हैं, एक छोटा सा टेरिटरी, लेकिन उसके लिए 100 साल से ज्यादा से खून बह रहा है। ये सिर्फ बॉर्डर का डिस्प्यूट नहीं है, ये सिर्फ रिलीजन का क्लैश नहीं है, ये आइडेंटिटी, हिस्ट्री, ट्रॉमा और सर्वाइवल का सवाल है। इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट मॉडर्न दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स और इमोशनली चार्ज्ड कॉन्फ्लिक्ट है। हर जनरेशन सोचती है शायद अब सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन हर बार कहानी वापस वही आ जाती है, मिसट्रस्ट, वायलेंस, रिटेलिएशन। इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हेडलाइंस नहीं, हिस्ट्री समझनी पड़ेगी, क्योंकि जो आज हो रहा है उसकी जड़ 20th सेंचुरी से भी पहले तक जाती है। आज हम सरफेस नहीं, पावर गेम समझेंगे। 1900 के शुरुआत में पैलेस्टाइन ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। वहाँ अरब मुस्लिम मेजोरिटी रहती थी, साथ में क्रिश्चियंस और छोटी ज्यूइश पॉपुलेशन भी थी। फिर वर्ल्ड वॉर 1 आया, ऑटोमन एम्पायर टूट गया, ब्रिटेन ने इस रीजन पर कंट्रोल ले लिया। इसी पीरियड में यूरोप में एक मूवमेंट स्ट्रॉन्ग हो रहा था, ज़ायोनिज्म। ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट था जो कहता था कि ज्यूज को अपना एक नेशनल होमलैंड चाहिए, क्योंकि यूरोप में उनके साथ बार बार परसिक्यूशन हुआ था। 1917 में ब्रिटेन ने बेल्फोर डिक्लेरेशन इशू किया, जिसमें उन्होंने पैलेस्टाइन में ज्यूइश होमलैंड को सपोर्ट किया। प्रॉब्लम यहाँ शुरू हुई, एक ही जमीन, 2 कम्युनिटीज, दोनों को लग रहा था ये उनका हक है। 1920s और 30s में ज्यूइश माइग्रेशन बढ़ने लगी। अरब पॉपुलेशन को डर हुआ कि उनकी लैंड और पॉलिटिकल फ्यूचर खतरे में है। टेंशंस रियॉट्स में बदलने लगे। फिर आया वर्ल्ड वॉर 2, होलोकॉस्ट ने पूरी दुनिया को हिला दिया। 6 मिलियन ज्यूज का जेनोसाइड हुआ। सिंपैथी और मॉरल प्रेशर के चलते इंटरनेशनल सपोर्ट ज्यूइश होमलैंड के फेवर में स्ट्रॉन्ग हो गया। 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने पार्टीशन प्लान दिया। लैंड को 2 स्टेट्स में डिवाइड करने का प्रपोजल था, एक ज्यूइश स्टेट, एक अरब स्टेट। ज्यूइश लीडरशिप ने एक्सेप्ट कर लिया, अरब लीडरशिप ने रिजेक्ट कर दिया। 1948 में इजराइल ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी और अगले ही दिन सराउंडिंग अरब कंट्रीज ने अटैक कर दिया। इस वॉर के बाद इजराइल सर्वाइव कर गया और अपनी टेरिटरी भी एक्सपांड कर ली, लेकिन इसके साथ ही लगभग 7 लाख पैलेस्टीनियंस अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए। इस इवेंट को पैलेस्टीनियंस नकबा कहते हैं, मतलब तबाही। उनके लिए एक ऐसा दिन था जब उनकी पूरी दुनिया बदल गई। यहीं से रेफ्यूजी इशू शुरू हुआ। आज भी लाखों पैलेस्टीनियंस रेफ्यूजीज मिडिल ईस्ट में कैंप्स में रहते हैं, जिन्हें परमानेंट घर का स्टेटस नहीं मिला। इजराइल के लिए ये सर्वाइवल का मोमेंट था, पैलेस्टीनियंस के लिए डिस्प्लेसमेंट का गहरा ट्रॉमा। दोनों नैरेटिव्स तब से अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं। 1967 में एक मेजर वॉर हुआ। इजराइल ने इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया के खिलाफ सिर्फ 6 दिन में डिसाइसिव विक्ट्री हासिल की। इस वॉर के बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, ईस्ट जेरूसलम और गोलन हाइट्स पर कंट्रोल कर लिया। ये सेकंड मेजर टर्निंग पॉइंट था। अब इशू सिर्फ एग्जिस्टेंस का नहीं रहा, अब इशू ऑक्यूपेशन का भी हो गया, यानी एक टेरिटरी पर मिलिट्री कंट्रोल बिना उसे ऑफिशियली अपने देश का हिस्सा बनाए। वेस्ट बैंक और गाजा में पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन इजरायली कंट्रोल के नीचे आ गई। जेरूसलम, जो 3 रिलीजन्स के लिए होली सिटी है, उसका स्टेटस और ज्यादा सेंसिटिव हो गया। यहीं से सेटलमेंट्स का इशू शुरू होता है। इजराइल ने वेस्ट बैंक में ज्यूइश सेटलमेंट्स बनाना स्टार्ट किया। इंटरनेशनल कम्युनिटी काफी हद तक इन्हें इलीगल मानता है। इजराइल सिक्योरिटी और हिस्टोरिकल क्लेम का आर्ग्यूमेंट देता है। हर सेटलमेंट नया टेंशन क्रिएट करता है। 1987 में पहली इंतिफादा शुरू हुई। ये पैलेस्टीनियन अपराइजिंग थी, लार्जली प्रोटेस्ट, स्टोन पेल्टिंग, सिविल रेजिस्टेंस। फिर 2000 में सेकेंड इंतिफादा आई, जो काफी वायलेंट थी। सुसाइड बॉम्बिंग्स, मिलिट्री क्रैकडाउन्स, चेक पॉइंट्स, वॉल्स। ट्रस्ट और कम होता गया। इस पीरियड में एक और एक्टर स्ट्रॉन्ग हुआ, हमास। गाजा में हमास ने पॉलिटिकल और मिलिटेंट दोनों रोल अडॉप्ट किया। इस वजह से दुनिया 2 हिस्सों में बट गई। दुनिया के कई देश मानते हैं कि हमास एक रेजिस्टेंस मूवमेंट है। दूसरी तरफ इजराइल और कई वेस्टर्न कंट्रीज इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। 2005 में इजराइल ने गाजा से अपनी सेटलमेंट्स हटा ली, लेकिन 2007 में हमास ने गाजा पर कंट्रोल ले लिया। तब से गाजा प्रैक्टिकली ब्लॉकेड के अंदर है। इजराइल सिक्योरिटी रीजन देता है, पैलेस्टीनियंस इसे कलेक्टिव पनिशमेंट कहते हैं, मतलब पूरी पॉपुलेशन को रेस्ट्रिक्ट करना सिक्योरिटी के नाम पर। हर कुछ सालों में गाजा और इजराइल के बीच रॉकेट्स और एयर स्ट्राइक्स का साइकिल रिपीट होता है। हर राउंड के बाद डिस्ट्रक्शन बढ़ता है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता। इस रिपीटेड एस्केलेशन को समझने के लिए एक डीपर पॉलिटिकल साइकोलॉजी भी देखनी पड़ती है। हर नई जनरेशन कन्फ्लिक्ट को अपनी पर्सनल मेमोरी के थ्रू समझती है। इजराइलीज के लिए सायरन्स और सिक्योरिटी अलर्ट्स नॉर्मल रियलिटी बन जाते हैं, जबकि पैलेस्टीनियंस के लिए चेक पॉइंट्स, डिस्प्लेसमेंट और इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस डेली एक्सपीरियंस बन जाते हैं। जब फियर और ह्यूमिलिएशन दोनों तरफ एक्यूमुलेट होते हैं तो कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिकली रिस्की लगने लगता है। लीडर्स भी अक्सर हार्ड लाइन स्टैंस चूज करते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक ऑडियंस
ऑडियंस स्ट्रेंथ देखना चाहती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। मीडिया कवरेज और सोशल मीडिया नैरेटिव्स सिचुएशन को और बाइनरी बना देते हैं, जहां ग्रे एरियाज या नुआंस के लिए स्पेस कम हो जाता है। रिजल्ट ये होता है कि जब वायलेंस टेम्पररीली रुकता है, मिसट्रस्ट बैकग्राउंड में एक्टिव रहता है, इसलिए हर सीज फायर एक पॉज लगता है, सॉल्यूशन नहीं। जैसे प्रेशर कुकर का लीड थोड़ी देर के लिए बंद हो लेकिन हीट अंदर चलती रहे। 1990s में ओस्लो एकॉर्ड्स के थ्रू होप जगी थी। इजराइल और पीएलओ के बीच म्यूचुअल रिकॉग्निशन हुआ, 2 स्टेट सॉल्यूशन का कंसेप्ट पॉपुलर हुआ। आइडिया सिंपल था, इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों अलग सॉवरेन स्टेट्स के रूप में एग्जिस्ट करे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कॉम्प्लिकेटेड थी। बॉर्डर्स कैसे डिफाइन होंगे, जेरूसलम का स्टेटस क्या होगा, रेफ्यूजीज का क्या होगा, सेटलमेंट्स का क्या होगा, हर सवाल पॉलिटिकल लैंडमाइन बन गया। मतलब ऐसा मुद्दा जिसे टच करते ही क्राइसिस फूट सकता है। इजरायली साइड सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देता रहा क्योंकि उनके लिए सुसाइड अटैक्स और रॉकेट्स एग्जिस्टेंशियल थ्रेट लगते हैं, यानी देश के एग्जिस्टेंस के लिए डायरेक्ट खतरा। पैलेस्टीनियन साइड सॉवरेनिटी और डिग्निटी को सेंट्रल इशू मानता रहा। टाइम के साथ हार्ड लाइन पॉलिटिक्स दोनों तरफ स्ट्रांग होती गई, मॉडरेट वॉइसेस धीरे धीरे कमजोर पड़ती गई। ये कन्फ्लिक्ट सिर्फ लोकल नहीं है। अमेरिका हिस्टोरिकली इजराइल का मेजर सपोर्टर रहा है, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल सपोर्ट के थ्रू। अरब वर्ल्ड में पैलेस्टाइन सॉलिडेरिटी का सिंबल रहा है। ईरान इजराइल का स्ट्रॉन्ग क्रिटिक है और रीजन में प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। इस कन्फ्लिक्ट ने मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स को शेप किया है। ऑयल पॉलिटिक्स, यूएस फॉरेन पॉलिसी, रीजनल अलायंसेस सब इससे इन्फ्लुएंस्ड रहे हैं। अब्राहम अकॉर्ड्स के थ्रू कुछ अरब कंट्रीज ने इजराइल से रिलेशंस नॉर्मलाइज किए। ये एक नया शिफ्ट था जहां पैलेस्टाइन इशू पहले जितना सेंट्रल नहीं रहा, लेकिन ग्राउंड पर कन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हुआ। इंडिया हिस्टोरिकली पैलेस्टाइन कॉज को सपोर्ट करता था क्योंकि एंटी कॉलोनियल सॉलिडेरिटी का एंगल था। इंडिया ने 1988 में स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया था, जब काफी कंट्रीज तभी हेजिटेंट थी। और पीएलओ को न्यू दिल्ली में डिप्लोमेटिक ऑफिस खोलने की परमिशन भी अर्ली स्टेज पर मिल गई थी। इंडिया ने कई बार यूएन में पैलेस्टाइन को पॉलिटिकली सपोर्ट किया है, डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटेरियन एड दी है, लेकिन 1992 के बाद इंडिया ने इजराइल के साथ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश किए हैं। आज इजराइल इंडिया का मेजर डिफेंस पार्टनर है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इनोवेशन, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन सब में पार्टनरशिप स्ट्रांग है। साथ ही इंडिया ऑफिशियली 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट भी करता है। देखा जाए तो इंडिया ऑफिशियली पैलेस्टाइन के राइट सपोर्ट करता है, लेकिन साथ ही इजराइल के सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी एक्नॉलेज करता है। बेसिकली इंडिया का अप्रोच पैराग्मेटिक है, नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड। ये बैलेंस मेंटेन करना इजी नहीं होता, स्पेशली जब कन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है और ग्लोबल पोलराइजेशन बढ़ता है। रिसेंट ईयर्स में वायलेंस का पैटर्न सेम है, रॉकेट अटैक्स, एयर स्ट्राइक्स, सिविलियन कैजुअलिटीज। हर साइड अपने नैरेटिव को जस्टिफाई करती है। इजराइल के लिए सिक्योरिटी फर्स्ट, पैलेस्टीनियंस के लिए स्टेटहुड फर्स्ट। दोनों के लिए ट्रॉमा रियल है। इस कन्फ्लिक्ट का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट है डिह्यूमनाइजेशन, जब एक साइड दूसरी साइड को इंसान के रूप में देखना बंद कर देती है। जब एक जनरेशन सिर्फ फियर और एंगर में ग्रो करती है तो पीस इमेजिनेशन से बाहर हो जाता है। आज सोशल मीडिया ने भी पोलराइजेशन बढ़ा दिया है, नैरेटिव्स और ज्यादा रिजिड हो गए हैं। हर इमेज, हर वीडियो इमोशन को फ्यूल करता है, और जब इमोशंस फैक्ट से ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं तब रैशनल डिबेट और मुश्किल हो जाती है। इजराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट हमें एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ सिखाता है। हिस्ट्री सिर्फ पास्ट नहीं होती, हिस्ट्री लिविंग मेमोरी होती है। जब आइडेंटिटी, रिलीजन और लैंड एक साथ मिक्स हो जाए और ऊपर से जियोपॉलिटिक्स ऐड हो जाए तो सॉल्यूशन सिर्फ मैप रीड्रॉ करने से नहीं आता। इस कन्फ्लिक्ट का रियल सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है जब दोनों साइड्स अपने हिस्टोरिकल पेन को एक्नॉलेज करे, बिना अपनी सिक्योरिटी या डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज किए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि पॉलिटिकल विल कम है, मिसट्रस्ट ज्यादा है, और जब तक ये इक्वेशन चेंज नहीं होती, ये कन्फ्लिक्ट सिर्फ न्यूज साइकिल का पार्ट नहीं, ग्लोबल पॉलिटिक्स का परमानेंट फॉल्ट लाइन बना रहेगा। इसलिए इजराइल पैलेस्टाइन को समझना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ मिडिल ईस्ट की कहानी नहीं है, ये पावर, आइडेंटिटी और अनरिजॉल्व हिस्ट्री की कहानी है। और जब तक हिस्ट्री रिजॉल्व नहीं होती, फ्यूचर स्टेबल नहीं होता।